नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे आइडिया पे बात कर रहे हैं जो एक आदर्श नेता की बात करता है। लेकिन ये कोई पॉलिटिको या सीईओ नहीं है जिसकी हम आज कल्पना करते हैं। ये एक सद्विप्र है और हमारे पास जो स्रोत हैं वो श्री पी.आर. सरकार की शिक्षाओं से निकले कुछ नोट्स और लेख हैं जो इस किरदार के एक बहुत ही अनोखी तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, और ये तस्वीर आज के दौर में बहुत जरूरी सवाल खड़े करती है। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? ताकत, पैसा या चुनावी जीत, है ना? लेकिन ये स्रोत एक ऐसे लीडर की बात करते हैं जिसका आधार अध्यात्म है, सेवा है और नैतिक हिम्मत है। करते हैं तो शुरुआत करते हैं इस शब्द से ही, सद्विप्र। इसे समझने के लिए मुझे लगता है पहले विप्र को समझना जरूरी है। स्रोतों में विप्र को बौद्धिक वर्ग का सदस्य बताया गया है जो अपनी बुद्धि से दूसरों को नियंत्रित करता है। लेकिन जिस तरह से ये कहा गया है इसमें थोड़ी नेगेटिव झलक भी महसूस होती है। सही है। आपका ये पकड़ना बिल्कुल सही है। विप्र शब्द अपने आप में न्यूट्रल है। ये सिर्फ बुद्धिजीवी वर्ग को दिखाता है। लेकिन उसमें ये संभावना छिपी है कि बुद्धि का इस्तेमाल सिर्फ नियंत्रण या अपने फायदे के लिए किया जा सकता है। आप इसे कच्चा माल समझिए, एक बहुत तेज दिमाग जो किसी भी दिशा में जा सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां बहुत बुद्धिमान लोगों ने बहुत विनाशकारी काम किए हैं। अच्छा, तो फिर एक विप्र और सद्विप्र में फर्क क्या है? ये सत्य यानी सच्चा या अच्छा कहाँ से आता है? ये फर्क आता है एक बहुत गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया से। स्रोत कहते हैं कि एक विप्र सद्विप्र तब बनता है जब वो अपनी बुद्धि को गहन साधना के जरिए पूरी तरह से बदल देता है। मतलब ट्रांसफॉर्म कर देता है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ कुछ अच्छी आदतें अपनाना नहीं है, ये अपनी पूरी सोच, अपने इरादों को परमात्मा या उस परम चेतना को समर्पित कर देना है। स्रोत साफ कहते हैं एक विप्र जो आध्यात्मिक अभ्यास के मार्ग पर पूरी तरह से समर्पित है और आध्यात्मिक की राह पर चलते चलते बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंच गया हो, वही सद्विप्र है। मतलब उसकी बुद्धि अब उसके अहंकार के लिए नहीं बल्कि किसी ऊंचे मकसद के लिए काम कर रही है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक मानसिक बदलाव नहीं है, इसका एक नैतिक ढांचा भी है। वो यम और नियम के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते हैं। अच्छा, इसे आप एक तरह की नैतिक डूज एंड डोंट्स की लिस्ट समझ सकते हैं। सिर्फ अच्छा सोचने के बारे में नहीं, बल्कि अपने रोजमर्रा के जीवन में उसे अपनाने के बारे में। जैसे अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, संतोष, स्वाध्याय। तो सद्विप्र सिर्फ एक बुद्धिजीवी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांतिकारी है जिसके पास एक मजबूत नैतिक कंपास है। अच्छा, ये बात मुझे थोड़ी चौंका रही है। हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं और यहाँ स्रोतों में शारीरिक शक्ति पर भी उतना ही जोर दिया जा रहा है। आमतौर पर जब हम आध्यात्मिक गुरुओं या संतों के बारे में सोचते हैं तो शारीरिक मजबूती पहली चीज नहीं होती जो दिमाग में आती है। इसके पीछे क्या सोच है? ये बात मुझे भी बहुत प्रैक्टिकल और दिलचस्प लगी। स्रोत 3 तरह की शक्तियों को जरूरी बताते हैं और तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहली, जैसा आपने कहा, शारीरिक शक्ति। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सद्विप्र का काम सिर्फ ध्यान में बैठना नहीं है। उसे समाज की सेवा के लिए अथक रूप से काम करना है, अन्याय के खिलाफ जमीन पर उतरकर कार्रवाई करनी है। अगर शरीर में दम नहीं होगा तो यह सब कैसे मुमकिन होगा? सही बात है। सिर्फ विचारों से तो दुनिया नहीं बदलती। तो दूसरी शक्ति मानसिक होगी? हाँ, मानसिक शक्ति यानी अटूट साहस और दिमागी मजबूती। सोचिए, जब आप समाज की पुरानी सड़ी गली रूढ़ियों, भ्रष्टाचार और ताकतवर शोषकों को चुनौती देंगे तो आप पर हर तरफ से हमले होंगे ही? आपको डराया जाएगा, लालच दिया जाएगा, तोड़ा जाएगा। उस वक्त यही मानसिक ताकत एक किले की तरह आपका बचाव करती है। और तीसरी शक्ति जाहिर है आध्यात्मिक होगी। हाँ, और ये सबसे ऊपर है। ये निरंतर आध्यात्मिक अभ्यास और परमात्मा के ध्यान से आती है। यही वो शक्ति है जो उन्हें प्रेरणा देती है, रास्ता दिखाती है और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उनका विश्वास बनाए रखती है। तो आप देखिए, ये तीनों मिलकर एक आध्यात्मिक योद्धा बनाते हैं। ज्ञान के बिना कर्म अंधा है और कर्म करने की शारीरिक और मानसिक ताकत के बिना ज्ञान अधूरा है। ठीक है, तो ये तीनों शक्तियां तो समझ में आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ ताकत की बात नहीं है। इन शक्तियों का आखिरी मकसद क्या है? समाज में एक सद्विप्र का मिशन क्या है? उनका मिशन बहुत साफ है, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाना जो नैतिकता और न्याय पर आधारित हो। और ये कोई पैसिव रोल नहीं है। स्रोतों में एक लाइन है जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगती है।
सद्विप्रो को समाज से सभी प्रकार के शोषण और अन्याय को दूर करने में हमेशा सक्रिय रहना चाहिए। हमेशा सक्रिय रहना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब वे किसी घटना के होने का इंतजार नहीं करते हैं, वे लगातार समाज पर नजर रखते हैं, एक तरह के वॉचडॉग की तरह। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, वॉचडॉग। स्रोत उन्हें समाज चक्र यानी सोशल साइकिल का नैतिक संरक्षक कहते हैं। उनका काम ये देखना है कि समाज का कोई भी वर्ग, चाहे वो शासक हो, सैनिक हो, व्यापारी हो या मजदूर हो, जब भ्रष्ट होने लगे या दूसरों का शोषण करने लगे तो वो हस्तक्षेप करें। अच्छा। और ये जानना बहुत जरूरी है कि उनका ये काम किसी व्यक्तिगत लाभ या सत्ता पाने के लिए नहीं है। उनका एकमात्र लक्ष्य पूरे समाज का कल्याण और आध्यात्मिक विकास है। एक मिनट, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति, समाज के नैतिक वॉचडॉग, ये तो किसी सुपर हीरो की लिस्ट लग रही है। क्या ये वाकई किसी एक इंसान के लिए मुमकिन है? स्रोत इस बारे में और क्या कहते हैं? आपका सवाल जायज है। ये वाकई एक बहुत ऊंचा आदर्श है। स्रोत इस तस्वीर को और साफ करने के लिए कहते हैं कि एक सद्विप्र में समाज के चारों वर्णों के सबसे अच्छे गुण होते हैं। चारों वर्णों के? हाँ, उनमें क्षत्रिय जैसा साहस होता है, विप्र जैसा ज्ञान होता है, वैश्य जैसा व्यापार और प्रबंधन का कौशल होता है और शूद्र जैसा सेवा का भाव होता है। वे किसी एक खांचे में फिट नहीं होते हैं, बल्कि इन सभी गुणों का एक मिला-जुला रूप होते हैं। इसे और आसानी से समझने के लिए क्या कोई उदाहरण दिए गए हैं? क्योंकि ये अभी भी बहुत एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है। हाँ, और यहीं पर यह उदाहरण और भी मजेदार हो जाती है। स्रोत कुछ महान ऐतिहासिक हस्तियों से तुलना करते हैं ताकि हम समझ सकें कि वो किस तरह के व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब स्रोत कहते हैं कि उनमें गुरु गोविंद सिंह और वीर शिवाजी जैसा संघर्ष का जज्बा होना चाहिए, अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ ज्ञान देने वाले संत नहीं हैं। जरूरत पड़ने पर वे अन्याय के खिलाफ खड़े होने और लड़ने से भी पीछे नहीं हटते। अच्छा, ये एक बहुत शक्तिशाली तुलना है। और बाकी गुण? तर्क और ज्ञान के मामले में वे आचार्य शंकर और स्वामी विवेकानंद जैसे होने चाहिए, जिनका बौद्धिक स्तर इतना ऊंचा हो कि कोई उन्हें भ्रमित ना कर सके। वाह। सेवा की भावना में वे ईसाई मिशनरियों और स्वामी विवेकानंद की तरह होने चाहिए, जो बिना किसी भेदभाव के सबकी मदद करें। और जहां तक साधना और तप की बात है, तो भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध की तरह, जिनका अपने मन और इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण हो। ये तुलनाएं वाकई एक बहुत ही गहरी और मल्टी डिमेंशनल छवि बनाती हैं। ये कोई एक जैसा इंसान नहीं है, बल्कि जरूरत के हिसाब से अलग-अलग भूमिकाएं निभा सकता है। बिल्कुल, और इसी वजह से स्रोत उन्हें खास नाम देते हैं, वैल्यू ओरिएंटेड इंटेलेक्चुअल्स, यानी मूल्य स्पंदित बुद्धिजीवी। और इसकी तुलना करते हैं टेक्नोक्रेट या पॉलिसी ओरिएंटेड इंटेलेक्चुअल से। स्रोत एक बहुत कठोर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि ये दूसरी तरह के बुद्धिजीवी अक्सर पूंजीपतियों के दलाल बन जाते हैं। ये तो बहुत तीखी बात है। तीखी है, लेकिन यह सद्विप्रे के नैतिक चरित्र पर जोर देती है। सीधे शब्दों में कहें तो वे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिनकी कोई कीमत नहीं होती। बिकाऊ नहीं है। हाँ, वे बिकाऊ नहीं है, जो आज के जमाने में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उनकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ इंसानी मूल्यों और न्याय के प्रति होती है, किसी कॉर्पोरेट या राजनीतिक एजेंडे के प्रति नहीं। एक और बात जो मुझे बहुत क्रांतिकारी लगी, वो ये थी कि वे इनएक्टिव विटनेस या अक्रिय साक्षी नहीं है। वो सिर्फ अन्याय होते हुए देखते नहीं रहते। हाँ, और ये शायद इस अवधारणा का सबसे विवादित लेकिन सबसे जरूरी पहलू है। स्रोत साफ कहते हैं कि सद्विप्रा का ये कर्तव्य है कि वो देखे कि कोई किसी का शोषण न करे, और भले ही इसके लिए उन्हें हिंसा का रास्ता भी क्यों ना अपनाना पड़े। लेकिन ये तो अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ जाता है, जिसकी बात हमने पहले की थी। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। यहाँ पर सोच ये है कि वो शांतिवादी हैं, लेकिन कायर या निष्क्रिय नहीं है। उनकी पहली कोशिश हमेशा शांतिपूर्ण समाधान की होगी। लेकिन अगर कोई शोषक किसी भी तरह से नहीं मान रहा है और मासूमों पर अत्याचार कर रहा है, तो उस ज्यादा बड़ी हिंसा को रोकने के लिए बल का प्रयोग करना एक जरूरी बुराई बन जाता है। ये धर्म युद्ध की अवधारणा जैसा है, जहां लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना के लिए लड़ी जाती है। तो इसका मतलब है कि उनका नजरिया बहुत व्यावहारिक है, सिर्फ आदर्शों की बातें नहीं है, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने का एक ठोस प्लान भी है। जी। न्याय को लेकर उनकी क्या सोच है? क्या वे सजा देने में विश्वास करते हैं? नहीं, और ये एक और अनोखी बात है। उनका मकसद अपराधी को सजा देकर खत्म करना नहीं, बल्कि उसका सुधार करना है। स्रोत कहते हैं कि वे कारागार यानी जेल की जगह संशोधनागार यानी सुधार गृह बनाने की बात करते हैं। अच्छा। उनका मानना है कि किसी भी इंसान को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उसका जीवन बर्बाद हो गया है।
वे अपराधी से नफरत नहीं करते, बल्कि उसके अंदर के इंसान को सुधारने का मौका देते हैं। ये एक बहुत ही मानवीय और सकारात्मक दृष्टिकोण है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि सद्विप्रेय की अवधारणा नेतृत्व का एक बिल्कुल अलग मॉडल पेश करती है। ये कहती है कि सच्चा लीडर सिर्फ स्मार्ट या शक्तिशाली नहीं होता, बल्कि उसे नैतिक रूप से इतना मजबूत होना चाहिए कि वो सत्ता के हर रूप पर सवाल उठा सके, चाहे वो कोई भी हो। वह एक ही समय में एक संत, एक बुद्धिजीवी, एक योद्धा और एक सेवक होता है। और सबसे बढ़कर वो समाज के लिए एक सक्रिय संरक्षक है, जो सिर्फ समस्याओं के आने का इंतजार नहीं करता, बल्कि उन्हें पैदा होने से रोकता है। बिल्कुल। लेकिन इन सब बातों के अलावा स्रोतों में एक बहुत दूर की सोच भी छिपी है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि नेतृत्व की सीमाएं क्या हैं। वो क्या है? स्रोत कहते हैं कि एक सद्विप्र की सोच सिर्फ आज या कल तक सीमित नहीं होती, वो हजारों साल आगे का सोचता है। और इसी सिलसिले में एक बात कही गई है जो सुनने में विज्ञान कथा जैसी लग सकती है। बताइए, अब तो उत्सुकता और बढ़ रही है। स्रोत कहते हैं कि जब ये पृथ्वी बहुत पुरानी हो जाएगी, जब यहाँ जीवन मुश्किल हो जाएगा, तो सद्विप्रों का ये कर्तव्य होगा कि वे वैज्ञानिक प्रयासों को सही दिशा देकर मानव जाति को दूसरे ग्रहों पर ले जाएं। वाह, ये तो बहुत ही भविष्यवादी सोच है। लेकिन इसका असली मतलब समझिए। ये हमें नेतृत्व की परिभाषा पर फिर से सोचने को मजबूर करता है। क्या एक लीडर का काम सिर्फ आज की राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को सुलझाना है, या उसका असली दायित्व पूरी सभ्यता के भविष्य को सुरक्षित करना भी है? ये विचार एक लीडर की जिम्मेदारी को देश की सीमाओं और चुनावी चक्रों से निकालकर अनंत तक ले जाता है। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम आज जिन्हें अपना लीडर चुनते हैं, क्या उनमें इतनी दूर की दृष्टि है? वाह, ये सवाल आज के लिए शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है।